जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मस्त होंगे। कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की। पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि इस टाइम कुछ दिनों में यूपीएसआई का भी पेपर होगा और यूपी पुलिस का भी होगा, और ग्रुप डी की भी भर्ती आई है, तो उसका भी पेपर आगे होगा ही होगा। इसलिए आप लोग कंटिन्यूअसली पढ़ाई को जारी रखिए, एकदम नियमित तरीके से। और आज हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक विकास के क्रम में 1786 का जो एक्ट आया था, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। 1786 के एक्ट में जो भी प्रावधान किए गए थे, उससे पहले हमने आपको बताया था, जब लास्ट क्लास पॉलिटी की लिया था हमने, तो उसमें 1784 के एक्ट पे डिस्कस किया था। तो एक छोटा सा संक्षेप में प्रकाश डाल लेते हैं 1784 के एक्ट को, कि क्या क्या प्रावधान उसमें किया गया था। फिर उससे रिलेट करके 1786 के एक्ट को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब 1784 के जो पिट्स इंडिया एक्ट की बात हम लोग करते हैं, तो हमने इससे पिछली क्लास में बताया था कि नॉर्थ और फॉक्स की सरकार द्वारा 1783 में एक कानून लाया गया था, और वो कानून पास नहीं हो सका था, और इसी वजह से नॉर्थ और फॉक्स की जो सरकार थी वो गिर गई, और ब्रिटेन में विलियम पिट की सरकार बनी। और फिर विलियम पिट के नेतृत्व में 1784 में एक एक्ट लाया गया भारत पर शासन करने के उद्देश्य से। उसी को हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम एक संक्षेप में प्रकाश डाल लें कि आखिर पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो हमने बताया था आपको कि 1784 के एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थी वो 6 सदस्यीय संस्था थी, ठीक है। और ये ब्रिटेन में रह के कंपनी को नियंत्रित करने का कार्य करने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ, और ये 6 सदस्यीय थी। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी निदेशक मंडल था एक, वो भी ब्रिटेन में ही था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था वो कंपनी का जो व्यापारिक गतिविधियां थी उसको नियंत्रित करता था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 सदस्य होते थे, और वो कंपनी में जो भी शेयर धारक थे उनके द्वारा चुनाव करके 24 सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी। तो सबसे पहले हमने ये बताया बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस एक्ट के तहत हुआ। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ। तो यहाँ पे एक तो पहले से संस्था थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसे निदेशक मंडल बोला जाता था, वो 24 सदस्यीय थी। और फिर पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक मंडल का गठन किया गया, जो कि 6 सदस्यीय थी। अब यहाँ पे जब 2 मंडलों का गठन कर दिया गया, तो कंपनी के कार्य को बांट दिया गया, ठीक। कंपनी के कार्य को क्या किया गया, बांट दिया गया। तो जो कंपनी का व्यापारिक कार्य था, कंपनी का जो व्यापारिक कार्य था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा देखा जाता था, और कंपनी का जो राजनीतिक कार्य था, जैसे नागरिक मामले हुए, सैन्य मामले हुए, राजस्व से संबंधित मामले हुए, तो ये जो फील्ड था इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रक मंडल देखता था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शक्तियों का विभाजन हो रहा है 2 पार्ट में, कुछ सीओडी को और कुछ बीओसी को। सीओडी मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और बीओसी का मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये पहला प्रावधान इसमें हो गया। इसके बाद
जो कंपनी द्वारा भारत में क्षेत्र अर्जित किए गए थे, यानी कंपनी जिन जिन क्षेत्रों पर भारत में शासन कर रही थी, ये इस एक्ट में प्रथम बार उन क्षेत्रों को ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र के शीर्षक से नवाजा गया। यानी कि कंपनी जिन जिन क्षेत्रों में भारत में शासन कर रही थी, उन क्षेत्रों को पहली बार लिखित रूप से ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक, ये दूसरा प्रावधान था। फिर इसमें क्या हुआ कि जैसे देखिए, पहले कंपनी का सारा जो कार्य होता था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा होता था, लेकिन फिर कंपनी में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए और कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए फिर एक नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। और जब नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई तो कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक जो कार्य हैं उनको बांट दिया गया। जब दोनों कार्यों को बांट दिया गया तो यहां पे जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद थी उस पे वर्कलोड कम हो गया, क्योंकि अब दो संस्था कंपनी के कार्यों को देख रही है। तो इसी वजह से इस एक्ट में अगला प्रावधान जो किया गया तो वो ये किया गया कि गवर्नर जनरल के परिषद में जो सदस्यों की संख्या थी वो 4 थी, अब उसको घटा के 3 कर दिया गया। ठीक, और जो घटा के 3 किया गया तो उसमें एक को कमांडर इन चीफ बनाया गया। मतलब 3 में से जो एक सदस्य होगा वो कमांडर इन चीफ होगा, यानी सेना का प्रधान होगा। ये प्रावधान हो गया। फिर अगला प्रावधान जो था वो ये किया गया था कि गवर्नर जनरल जो था वो प्रांतीय सरकारों की विफलता पर उसे बर्खास्त कर सकता था। ये प्रावधान किया गया पिट्स इंडिया एक्ट में। क्या किया गया कि गवर्नर जनरल जो है वो प्रांतीय गवर्नरों के द्वारा जो प्रांतों में सरकार चलाई जा रही है, अगर वो विफल हो रहे हैं तो उनको बर्खास्त करने का कार्य जो गवर्नर जनरल था वो कर सकता था। और इसके बाद एक अगला प्रावधान ये किया गया कि देशी राजाओं से अगर कंपनी द्वारा युद्ध और संधि किया जाएगा तो वो ब्रिटेन की जो संसद है उससे अनुमति लेके ही किया जाएगा। यह भी प्रावधान पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया। उसके बाद एक प्रावधान इसमें और किया गया कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं उनके उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो कंपनी के कर्मचारी हैं उनको उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो हम पिट्स इंडिया एक्ट को यहां संक्षेप में पढ़ लिए कि हाँ, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या प्रावधान किया गया था। अब यहां से हम पढ़ेंगे 1786 का एक्ट कि इस एक्ट में प्रावधान क्या क्या था। तो देखिए, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये बहुत बड़ा एक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें से कभी कभार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो इस चीज को यहां पे हम देखेंगे। तो अब देखिए, 1786 के एक्ट पे बात करने से पहले हम एक बार ये बात करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ रही थी कि बार बार ब्रिटेन द्वारा कंपनी पर नियंत्रण बढ़ाया जा रहा था और कंपनी पर जो भी चीजें थी, जो भी शर्तें थी वो बढ़ाई जा रही थी। तो देखिए हुआ क्या था, जैसे कि हम पढ़ेंगे कि 1786 का एक्ट, तो इससे कुछ वर्ष पहले ही 1776 में अमेरिका ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। 1776 में अमेरिका ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गया था और उसके बाद मराठों से ब्रिटिश संघर्ष चल रहा था भारत में। तो ब्रिटेन वासियों के मन में, जो ब्रिटेन की सरकार थी उसके मन में बार बार ये चीजें आ रही थी कि अमेरिका हमारे हाथ से जा चुका है, अब कहीं भारत भी हमारे हाथ से न चला जाए। इस चीज को देखते हुए जो भी संशोधन और एक्ट लाए जा रहे थे वो ब्रिटेन द्वारा लाए जा रहे थे कंपनी के हित में। तो इसके लाने का रीजन हम लोग समझ लिए। तो इसके रीजन में पहला क्या था, कारण अगर जानेंगे
तो कारण में पहला था अमेरिका का स्वतंत्र होना, अमेरिका का स्वतंत्र होना, और दूसरा कारण था मराठों से अंग्रेजों का संघर्ष, अंग्रेजों का संघर्ष। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना नियंत्रण मजबूत करने के लिए ये एक्ट लाया गया। ठीक है, अब इसमें देखिए कारण तो हम जान लिए कि क्यों लाया गया। इसमें प्रावधान क्या किया गया, क्योंकि हम इससे पहले बता चुके हैं कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसके सदस्यों की संख्या 4 से घटा के 3 कर दी गई थी, और 3 में से जो एक सदस्य होगा वो कमांडर इन चीफ होगा, यानी सेना का प्रधान होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या किया गया कि भारत पे नियंत्रण अर्थात पकड़ को मजबूत बनाने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था उसको भेजा गया। ठीक है, कि आप जाके वहां पे स्थिति को अच्छे तरीके से संभालिए, और चूंकि अमेरिका हमारे हाथ से जा चुका है, कहीं भारत भी हमारे हाथ से न चला जाए, इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये एक्ट लाया गया था। तो इसमें पहला ये था, इसमें जो प्रावधान दिया गया था, इसमें जो पहला प्रावधान किया गया, तो जब कॉर्नवालिस को भारत भेजा गया तो उसके द्वारा यह साफ बोला गया कि हमें पावर चाहिए, तभी हम भारत पे नियंत्रण को मजबूत कर पाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नर जो था, गवर्नर जनरल, उसको कमांडर इन चीफ भी बना दिया गया। गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ भी बना दिया गया, अर्थात गवर्नर जनरल ही सेना का भी प्रधान होगा। ठीक, और दूसरा प्रावधान इसमें यह किया गया कि गवर्नर जनरल जो था वो विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद का निर्णय निरस्त कर सकता था। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहीं से गवर्नर जनरल को वीटो पावर भी प्रदान किया गया। तो इसमें दूसरा प्रावधान क्या किया गया, इसमें दूसरा प्रावधान यह किया गया कि गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद का जो निर्णय है उसको निरस्त कर सकता है। अर्थात वीटो पावर की शुरुआत संवैधानिक विकास के क्रम में यहीं से देखने को हमको मिलती है। तो यहां पे गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार मिल गया। अर्थात इसको हम बोल सकते हैं वीटो पावर। तो 1786 का एक्ट है, इसमें हमने बताया आपको कि जो 1786 में भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। हालांकि लॉर्ड शब्द इन लोगों में लगाना उचित नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इसको कॉर्नवालिस ही बोल रहे हैं, क्योंकि इतना अच्छा इन लोगों के द्वारा कार्य नहीं किया गया है हम भारतीयों के लिए कि इनको लॉर्ड शब्द से हम लोग संबोधित करें। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ की भी शक्ति प्राप्त हो गई, और गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद का निर्णय निरस्त कर सकता था, अर्थात गवर्नर जनरल को वीटो पावर भी प्राप्त हो गया। तो ये दो प्रावधान मेन रूप से इसमें किए गए थे। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे 1793 का चार्टर एक्ट।
1793 का चार्टर एक्ट। अब हम अगली कड़ी में 1793 का जो चार्टर एक्ट था इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, कंपनी के कार्यों की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक 20 वर्षों पे चार्टर एक्ट लाया जाता था, ताकि हम कंपनी के कार्यों की समीक्षा करें और कंपनी के कार्यकाल को बढ़ाया जाना है कि यहीं पे कंपनी के कार्यकाल को रोक दिया जाए। इन सारी चीजों का समीक्षा करने के लिए प्रत्येक 20 वर्ष पे चार्टर एक्ट लाया जाता था। चार्टर एक्ट इसको इसलिए बोला जा रहा है कि ये सीधा ब्रिटेन की संसद से पास होके आता था, ना कि ये भारत में बनता था। इस वजह से इसको चार्टर एक्ट की संज्ञा हम देते हैं। तो इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। तो इसमें पहला प्रावधान जो किया गया वो ये किया गया कि कंपनी का लाइसेंस जो था, कंपनी का लाइसेंस इसको 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। यह पहला प्रावधान किया गया। मतलब क्या है कि अभी कंपनी 20 साल और भारत में पूर्ण एकाधिकार के तौर पे कार्य करेगी यहां पे। इसके बाद इसमें जो दूसरा प्रावधान किया गया, देखिए हम बताए हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक मंडल जो 6 सदस्यीय था, उसका गठन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। तो ये ब्रिटेन में रह के और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कार्य है उसको देखता था। कहां से? ब्रिटेन में रह के ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा किया जाता था। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्य हैं ये ब्रिटेन में ही रहते थे। तो इससे पहले क्या था, 1793 के चार्टर एक्ट से पहले जो इन बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का जो वेतन है वो ब्रिटेन के राजस्व से दिया जाता था, ठीक है। लेकिन यहां पे ये प्रावधान किया गया कि अब नियंत्रक मंडल अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ये प्रावधान किया गया और साथ ही साथ ये भी बोला गया कि सारे खर्चों को निकालकर 5 लाख रुपया ब्रिटेन को भेजा जाएगा भारत से। अर्थात जो धन का बहिर्गमन है वो प्रारंभ हो चुका है। प्रारंभ तो इससे पहले से भी हो गया है, लेकिन यहां पे जो ब्रिटेन द्वारा लूट की नीति है वो और स्पष्ट रूप से खुल के सामने आ रही है। तो यहां पे हम देखेंगे कि नियंत्रक मंडल अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से अर्थात नियंत्रक मंडल जो है इसके सदस्यों का वेतन अब भारतीय राजस्व से दिया जाएगा और साथ ही साथ 5 लाख रुपए वार्षिक ब्रिटेन को जाएगा। ब्रिटेन को ये चीजें हुई इसमें। फिर यहां पे आगे क्या प्रावधान किया गया, हम 1786 के एक्ट में बताए थे कि गवर्नर जनरल जो था बंगाल का, उसको वीटो पावर प्रदान किया गया था। लेकिन जो 1786 का एक्ट है उसमें वीटो पावर को स्पष्ट नहीं किया गया था कि किन किन क्षेत्रों में गवर्नर जनरल द्वारा वीटो पावर लगाया जा सकता है। तो यहां पे वीटो पावर को स्पष्ट किया गया। वीटो पावर स्पष्ट किया गया और स्पष्ट में क्या किया गया कि शांति के क्षेत्र में
अर्थात शांति व्यवस्था से संबंधित, उसके बाद सुरक्षा से संबंधित, सुरक्षा व्यवस्था, और उसके बाद जो ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र हैं उनमें ब्रिटिश हितों के लिए, अर्थात ब्रिटिश प्रदेशों के हितों के लिए, हितों के लिए यहां पे वीटो पावर को स्पष्ट किया गया कि शांति व्यवस्था के क्षेत्र में प्रयोग किया जाएगा, सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में प्रयोग किया जाएगा और ब्रिटिश प्रदेशों के हितों के संदर्भ में इस वीटो पावर को गवर्नर जनरल के द्वारा प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद यहां पे एक प्रावधान यह भी किया गया कि जो कंपनी के राजनीतिक कार्य है, यह स्पष्ट रूप से कंपनी को निर्देशित किया गया कि जो कंपनी के राजनीतिक कार्य हैं वो ब्रिटिश क्राउन के लिए हैं। हमने क्या बताया कि कंपनी के जो भी राजनीतिक कार्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो भी राजनीतिक कार्य किए जा रहे हैं वो किसके लिए किए जा रहे हैं, यानी कंपनी किसके लिए उत्तरदायी है, राजनीतिक कार्यों के लिए तो ब्रिटिश क्राउन के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें एक प्रावधान यह भी किया गया कि कंपनी के राजनीतिक कार्य ब्रिटिश क्राउन के लिए, तो ये 1 2 3 4 प्रावधान हमने बताया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक प्रावधान और किया गया, क्योंकि जो भी चार्टर एक्ट लाया जा रहा था तो वो ब्रिटिश संसद का स्पष्ट संदेश उस चार्टर के सारांश से यही निकल के आ रहा था कि कंपनी पर और भारत पर अपनी पकड़ को मजबूत करनी है। इसी उद्देश्य से जो भी इसमें जो भी प्रावधान किए जा रहे हैं वो सब इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के किए जा रहे हैं कि कैसे भारत पे और कंपनी पे पकड़ को मजबूत किया जाए। और इसके बाद एक प्रावधान इसमें और किया गया कि जो ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र हैं, ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र, उसमें शासन प्रशासन का जो कार्य है, शासन प्रशासन का कार्य वो लिखित विधि के आधार पर किया जाएगा, लिखित विधि के आधार पर। ये सारी चीजें देखिए यहां पे लिखित विधि के आधार पे, क्योंकि अब कंपनी और ब्रिटिश जो ताज है, ब्रिटिश क्राउन है, वो दोनों नहीं चाहते हैं कि अब भारत के ऊपर कोई भी ढिलाई बरती जाए, क्योंकि उधर अमेरिका हाथ से जा चुका है और भारत को लेके इसी वजह से ब्रिटिश जो है वो एकदम सजग रवैया अपना रहे हैं कि भारत पे कैसे पकड़ को मजबूत किया जाए और भारत से जितना हो सके उतना धन का बहिर्गमन किया जा सके। इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रख के ये सारे जो प्रावधान किए गए हैं वो लाए गए हैं यहाँ पे। तो आज हम लोग 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट पे संक्षिप्त में प्रकाश डाले हैं। उसके बाद 1786 का जो एक्ट है उसमें क्या क्या प्रावधान थे और क्यों लाया गया था, इस पे हमने प्रकाश डाला है। और उस प्रकाश की कड़ी में हमने बताया है कि जो गवर्नर जनरल था उसी को कमांडर इन चीफ की भी शक्ति प्रदान की गई और गवर्नर जनरल को वीटो पावर भी प्रदान किया गया। उसके बाद 1793 के एक्ट में हमने बताया कि कंपनी का लाइसेंस 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। उसके बाद जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था
उसके सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना शुरू हुआ और सब खर्चा निकालकर 5 लाख रुपया वार्षिक ब्रिटेन को जाएगा भारत से, अर्थात धन बहिर्गमन की बात यहां पे स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। इसके बाद हमने बताया कि वीटो पावर को स्पष्ट किया गया कि शांति व्यवस्था के संबंध में, सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में और ब्रिटिश प्रदेशों के हितों के लिए ही वीटो पावर का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद हमने ये भी बताया कि कंपनी के जो राजनैतिक कार्य हैं वो ब्रिटिश क्राउन के लिए, अर्थात जो कंपनी है वो ब्रिटिश ताज अर्थात ब्रिटिश क्राउन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। उसके बाद हमने एक चीज और बताया कि जो ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र हैं उनमें शासन प्रशासन का जो कार्य है वो अब लिखित विधि के आधार पे किया जाएगा, ना कि मौखिक किया जाएगा। तो इन सारी चीजों पे हमने डिटेल में चर्चा किया और इस एक्ट से अगर कोई भी क्वेश्चन अब आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, इस चीज की गारंटी है। इससे ज्यादा डीप कुछ इसमें हो ही नहीं सकता है। तो सारी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट प्रावधान थे हमने आपको बताया इसमें 1786 के एक्ट में और 1793 के एक्ट में, और साथ ही साथ हमने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट पे भी संक्षेप में प्रकाश डाला। उसके बाद अब ये क्लास यहीं पे द एंड होती है और अगले क्लास में हम लोग लेके आएंगे 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट, और दोनों के बारे में अच्छे से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का जो चार्टर एक्ट है ये दोनों बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण एक्ट हैं, चार्टर एक्ट। इस प्रकार ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद।